अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है साद हुसैन और आप देख रहे हैं मैथ आर्ट एंड मोर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर वन ऑफ नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस, जो कि अकॉर्डिंग टू 2025 और 2026 के लिए आया है। सो अकॉर्डिंग टू द ईयर 2025 और 2026 के लिए आया है। सो शुरू करते हैं अपने पहले लेक्चर को, और हम पहले यूनिट से इसको शुरू करेंगे। और पहला यूनिट जो है हमारा वो है रियल नंबर्स। सो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। ओके, तो पहले तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री उसने लिखी हुई है रियल नंबर्स की, तो ये अगर आपने पढ़नी हो तो इसको खुद ही देख लेना। और वैसे तो पढ़ता कोई नहीं है, तो और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ज़्यादा इसकी अहमियत होती नहीं है। सो डायरेक्ट जो यानी एग्जैक्टली जहाँ से चैप्टर नंबर 1 शुरू होता है ना, वो ये पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। बेसिकली वो इधर हमें रैशनल रियल नंबर्स की तरफ ही लेके जाएगा, लेकिन रियल नंबर्स जो के होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो पहले वो हमें यानी रैशनल नंबर के बारे में बताएगा, उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, यानी कि असल में रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। सो पढ़ते हैं इसको हम। वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज, यानी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रैशनल नंबर का जो सेट होता है ना, उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। सेट्स वैसे भी जितने भी होते हैं सारे हम कैपिटल लेटर से उनको डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर को हम जो है वो क्यू के साथ डिनोट करते हैं, और इर्रेशनल नंबर को हम क्यू के साथ ऊपर हम एक डैश लगाते हैं, जिसको बेसिकली एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो क्यू एपोस्ट्रोफी के साथ हम इर्रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर जो है हमारे पास वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी वो आपके पास क्वोशंट की फॉर्म में होते हैं, या जिसके अंदर बटा या डिवीजन इन्वॉल्व होती है। यानी जिस तरह हम लिखते हैं, यानी जिस तरह हम लिखते हैं 2/3। सो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, यानी एक डिजिट हमारे पास ऊपर है, एक डिजिट नीचे है, तो ये चीज जो है ये कहलाता है रैशनल नंबर। और पी और क्यू जो होते हैं वो स्पेसिफिकली यानी ऊपर और नीचे जो एलिमेंट है आपके पास है, जिसको उसने पी का है और क्यू का है, ये बिलोंग टू इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स बेसिकली आपके पास होल नंबर बन जाते हैं। यानी होल नंबर एक तो आपने इधर मैं आपको नोट के ऊपर पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, होल नंबर्स का सेट जो है ना, आपने पढ़ा है। होल नंबर आपके पास होते हैं 0 टू पॉजिटिव नंबर, यानी 0 इंक्लूड होता है, उसके बाद सारे जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 और अप टू सो ऑन, ये आपके पास जो सेट होता है वो होता है होल नंबर का। नेचुरल के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता, वो 1 से ही होते हैं। तो जो आपके पास इंटीजर्स होते हैं ना, जिसको हम z के साथ शो करते हैं, वो होते हैं 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 1, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 2, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यानी दोनों इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, और अप टू ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी ये एक्सटेंड करते जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी होते हैं। तो यानी इसको जब हम रियल लाइन के ऊपर देखते हैं ना, इन नंबर्स को, बेसिकली आप नंबर लाइन आगे पढ़ोगे तो आपको सही समझ आ जाएगा। बेसिकली रियल लाइन के ऊपर इन नंबर्स को हम देखते हैं, क्योंकि रियल नंबर होता है ना, तो रियल लाइन के ऊपर इनको देखने का तरीका ये होता है। यानी मैं अभी सिर्फ आपको इंटीजर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया और -3 आ गया। ये पॉजिटिव भी जो है नंबर अप टू, यानी इधर पॉजिटिव नहीं, डैश मैंने लगाना था, अप टू जो है वो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, और जो नेगेटिव वाले हैं वो अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक एक्सपैंड होते हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये तो थी आपके पास इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके पास होल नंबर ही बेसिकली होते हैं। होल में इसलिए स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास एक नंबर लिखा है ना 2.13, ठीक है, तो ये जो 0.13 होता है ना, वो बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर होता है। यानी वो बेसिकली इस टोटल नंबर को जो है ना, जो चीज़ फ्रैक्शन में लेके जा रही है, वो 0.13 होता है। इसके अंदर जो 2 होता है उसको हम कह देते हैं होल, यानी वो जो एक सिंगल डिजिट का जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं होल। और जो इस नंबर को फ्रैक्शन में लेके जा रहा है ना, बेसिकली 2 और प्लस 0.13 है ना, ये टोटल ये चीज़ बनती है ना। तो 2 इसके अंदर होल नंबर होता है, और जो फ्रैक्शनल वाले होते हैं वो होते हैं, फ्रैक्शन वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके पास, जिनको डेसिमल के साथ लिखते हैं, वो फ्रैक्शन नंबर में बेसिकली आ जाते हैं। तो जो आपके पास सॉलिड नंबर हैं, यानी एग्जैक्टली 1 डिजिट 2 डिजिट या जितने भी हैं जिनके अंदर डेसिमल इंक्लूड नहीं होता, उनको आप कहते हैं इंटीजर्स।
ठीक है, तो इंटीजर होगा ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यानी पी भी इंटीजर होगा, क्यू पी क्यू जनरली उसने बता दिया कि पी क्यू कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन होगा इंटीजर सेट में से। और आगे उसने बताया एंड। अच्छा, ये वाली साइन जो है इसको हम पढ़ते हैं एंड। और साइंस के बारे में अगर आपने पढ़ना हो तो आपकी बुक के एंड में आप चले जाओगे ना, अभी हमारे पहले लेक्चर के अंदर ही काफ़ी सारी साइंस जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। इधर है मेरे ख्याल, हाँ ये रहा। तो ये इधर से एक दफ़ा इन सारों को ना बस देख लेना आपने ना, तो अगर किसी को नहीं पता तो मोटा मोटा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पहले लेक्चर के अंदर इस्तेमाल करनी है, बाकी जो बाद में होंगी वो तो बाद की बात है ना। सो ये हो गया इंटीजर, और क्यू आपका जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका क्यू ज़ीरो हो जाता है ना, तो अगर मैं इसको पी ओवर क्यू की लेट से हम कह देते हैं क्यू इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास ये बनेगा टू ओवर, मैं क्यू ले रहा हूँ ज़ीरो, टू ओवर ज़ीरो, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। और ये जो है ये बनती है अनडिफाइंड, यानी जब भी ज़ीरो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होता है ना, तो बेसिकली हम उसको कह देते हैं अनडिफाइंड, किसी भी नंबर को ज़ीरो डिवाइड करे सिवाय ज़ीरो के। लेकिन अगर आपके पास ज़ीरो जो है ना आपका, वो किसी भी नंबर के जब डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, तो वो उसको अनडिफाइन कर रहा होता है। यानी मैंने जिस तरह आपको उधर बताया ना, टू ओवर ज़ीरो इक्वल टू, इसको आप किसी चीज़ के इक्वल भी आप इसको सॉल्व करके नहीं लिख सकते। तो कैलकुलस की फॉर्म में बेसिकली जो है ना, हम इसको इन्फिनिटी के इक्वल लिखते हैं। ये आपका यानी कोर्स वर्क के अंदर इतना ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल, इतना ज़्यादा कि नाइन्थ के अंदर तो वैसे इस्तेमाल नहीं होगी, तो आपने इसमें मतलब दिमाग नहीं खपाना। मैं बस आपको जनरल सी उसकी डेफिनेशन, उसने क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपके पास न्यूमिनेटर में भी जीरो आ जाए ना, यानी ऊपर भी जीरो आ जाए नीचे भी जीरो आ जाए, तो ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी इसको हम ना तो कैलकुलेट कर सकते हैं और ना इसको इक्वल टू इन्फिनिटी के हम लिखते हैं, और ना ही ये इक्वल टू, मतलब जिस तरह आप देखते हो ना कि डिवीजन के अंदर आपके पास अगर टू ओवर टू आ जाए तो आप कैंसिल आउट करके इक्वल टू वन लिख देते हो, तो ये चीज़ भी इधर नहीं आप कर सकते कि जीरो से ऐसे कैंसिल करके कि ये इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन होता है, यानी ये इक्वल टू वन भी नहीं होता और ये इक्वल टू इन्फिनिटी भी नहीं होता और ना ये इक्वल टू जीरो होता। तो ये कुछ छोटी सी डेफिनेशन आपको मैंने बताई है, डिटेल जो है वो आपके कोर्स के अंदर ज़रूरी नहीं है, तो बिला फजूल की टेंशन आपके लिए होगी। सो यानी आपने बस ये याद रखना है, पी क्यू आपका बिलोंग टू इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये दोनों कंडीशनें जो हैं जब होल्ड करती हैं तो आपका वो सेट कहलाता है रैशनल नंबर का सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, यानी वो वाले एलिमेंट जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, वो आ जाते हैं आपके इरेशनल नंबर। पी ओवर क्यू की फॉर्म में मसलन अगर आपके पास एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक है, इसको मैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, लेट से आप कह देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू, मैं हम इसके नीचे वन तो लिख सकते हैं, तो ये हो तो गया पी ओवर क्यू की फॉर्म में। लेकिन ये जो पी है ना हमारा, ये जो है ये उसमें से बिलोंग नहीं करता हमारा इसमें इंटीजर्स में से, यानी पी ओवर क्यू हमारे इंटीजर्स में से बिलोंग करने चाहिए ना। इंटीजर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ टू नहीं होता, उसके अंदर होल नंबर्स आते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है आपका इंटीजर्स के अंदर से, मैं इधर उल्टा करके बेसिकली लिख रहा हूँ, लेकिन उस साइड यानी इसको मैं इधर आपके लिए सेट करके लिख देता हूँ। यानी इधर स्क्वायर रूट ऑफ टू आप कह देते हो ना कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो ये बिलोंग टू, सॉरी इस तरह नहीं होती, बिलोंग टू की साइन थोड़ी सी इस तरह होती है, तो ये नॉट बिलोंग टू इंटीजर होता है। यानी ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ टू है ना, ये नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स होता है। इसकी वजह से फिर ऐसे नंबर जो हमारे पास होते हैं वो आपके आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ टू नहीं आता, आगे आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखोगे, जिस तरह पाई है उसके बारे में भी आप आगे देखोगे, फिर एक ऑयलर कांस्टेंट होता है ई, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपने आगे देखना है। तो ये आपके बेसिकली इरेशनल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, और इरेशनल नंबर जो है आपके वो वाले एलिमेंट कंटेन करते हैं जो आपके क्वोशिएंट की फॉर्म में यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये हो गई। आगे है द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं वो होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन। बेसिकली हमारा चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर की डेफिनेशन आपको इधर कवर हो जाएगी। रियल नंबर के बारे में आपको थोड़ी सी मैं और डिटेल दे दूं। रियल नंबर जो होता है ना, वो होता है यूनियन ऑफ
बल्कि नेचुरल नंबर से लिखते हैं। यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और भी जिस तरह के नंबर भी आपके पास होते हैं, प्राइम नंबर्स हो गए, आपके कंपोजिट नंबर हो गए, और रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, ये सबका जब यूनियन आप करोगे ना तो वो इक्वल टू आपके पास बनता है रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर हर किस्म का एलिमेंट या हर किस्म की वैल्यू मौजूद होती है। आपके जो रैशनल नंबर है ना, जिस तरह अभी हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी ना, क्यू के साथ इसको हम डिनोट करते हैं, ये इसकी जो आगे तफसील है ज्यादा वो सेट्स वाला चैप्टर जो है ना तीसरा, उसके अंदर भी आ जाएगी। आपके जो रैशनल नंबर है ना क्यू सेट, अब जो टू है, टू बेसिकली लेट से मैं टू लेता हूँ, टू बेसिकली जो बिलोंग करता है वो इंटीजर में भी बिलोंग करता है, ठीक है, और टू जो है आपका बिलोंग टू नेचुरल नंबर के अंदर भी टू होता है और होल नंबर के अंदर भी टू होता है, ठीक है। तो जो टू है ना, इधर मैं लिख ही देता हूँ, बिलोंग टू होल नंबर भी होता है। तो टू आपका रैशनल नंबर भी है, क्योंकि टू को मैं पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी टू के नीचे मैं डिवीजन का साइन लगा के नीचे मैं वन भी लिख सकता हूँ। तो ये पी ओवर क्यू बन गया। और दूसरी कंडीशन क्या थी, पहली ये थी पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया, दूसरी पी और क्यू दोनों इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, तो टू आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, जिस तरह अभी मैंने आपको इधर बताया। और टू और वन, यानी जो आपका क्यू है जो नीचे वन है वो नॉट इक्वल टू जीरो भी है। और एक चीज आपको मैं इधर बता दूं, अगर आपके पास एक आप टू लिखते हो ना और उसके साथ कुछ नहीं लिखते, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डिवीजन में वन में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालता। उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में वन होता है, क्योंकि टू वन द टू, वो वन ही वो टू ही होता है, तो वो वन टू के ऊपर फर्क नहीं डाल रहा होता, तो वो लिखो ना लिखो कोई, यानी वो नहीं होती, कोई कोई मसला नहीं होता हमें ना। तो इसी तरह टू की पावर में भी वन होता है, यानी अगर आपके पास एक टू लिखा है तो इसका मतलब है इसकी पावर है वन, ठीक है। और अगर टू के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास टू है पॉजिटिव का। तो ये सारी चीजें, एक नंबर अगर आपके पास अकेला लिखा हुआ है ना कहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव का है। अगर उसकी कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी पावर वन है। अगर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है तो मतलब वन है, उसके साथ डिवीजन में कुछ नहीं है तो मतलब वन है, ठीक है। तो ये चार चीजें होती हैं जो एक नंबर के साथ हर वक्त मौजूद होती हैं, चाहे वो कैलकुलेशन के अंदर हम ले रहे हों या ना ले रहे हों। सो क्यू यानी टू भी आपका रैशनल नंबर के अंदर मौजूद होता है। तो यानी आपका जो रैशनल नंबर है ना वो नेचुरल नंबर का सेट भी कवर कर जाता है, होल नंबर का भी कवर कर जाता है, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जीरो आ जाता है होल नंबर में, नेचुरल के अंदर जीरो नहीं होता। क्योंकि अगर नेचर के अंदर आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखो ना, कुछ चीज काउंट करनी हो आपने, तो आपके पास यानी अगर आप कोई चीज़ आपके पास मौजूद है तो आप गिनोगे ना वन, तो और मौजूद है तो वो आपके पास ज़ाहिर है नेचर में मौजूद है, और जो चीज़ जीरो है तो वो नेचर में कैसे हो सकती है, तो इसलिए नेचर के अंदर यानी नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं होता। तो ये आपका नेचुरल भी कवर करता है, होल भी कवर करता है, इंटीजर भी कवर करता है, प्राइम भी कवर करता है, और ये कंपोजिट भी कवर करता है नेचुरल। और जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो होती हैं ना, वो वाली वैल्यू जो पॉइंट्स वाली होती हैं वो आपका इरेशनल नंबर कवर बेसिकली कर रहा होता है, क्योंकि पॉइंट्स वाली कोई भी वैल्यू है वो आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल आपके दिमाग में सही से बैठ जाएगी कि बेसिकली मैं कहना क्या जा रहा हूँ। और एक चीज़ आपको मैंने बतानी है कि रियल नंबर्स को ना हम, ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे चैप्टर्स में इस्तेमाल होंगी, मैं अभी बस आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ ये पहले लेक्चर में, ताकि जब आगे हम दूसरी दफ़ा करें तो आपके लिए समझने में आसानी हो। जो रियल नंबर होते हैं ना होते हैं होती है अच्छा, जो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं उनको हम रियल लाइन के ऊपर देखते हैं। रियल लाइन अभी मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताई, बेसिकली रियल लाइन होती है जिसके अंदर हम नंबर्स को इस तरह मार्क करते हैं, मिडल में जीरो होता है, राइट साइड पे उसके पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पे उसके नेगेटिव क्वांटिटीज होती हैं अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में टू है कि वो कहेगा कि हमें कुछ वैल्यूज दे के कि उनको नंबर लाइन के ऊपर आप ग्राफ करो, तो नंबर लाइन का आपको पता होना चाहिए, तो वो बेसिकली रियल लाइन ही होती है। और एक ये चीज़ दूसरा ये है कि जीरो से वन के दरमियान में ना इन्फिनिट मैनी नंबर होते हैं, जीरो और वन के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर होते हैं। क्योंकि अगर मैं इधर से आपको कहूँ कि मुझे इनके दरमियान से कोई नंबर दो, तो आप मुझे कह दोगे कि 0.5, ठीक है, और 0.5 और जीरो के दरमियान भी आपको नंबर मिल जाएगा 0.2, समझ लो कहीं इधर होगा, इन दोनों के दरमियान भी आपको नंबर मिल जाएगा। यानी जीरो से लेट से मैं जीरो और कह देता हूँ 0.1, ठीक है, इन दोनों के दरमियान भी नंबर है 0,
0.001। ठीक है, इन 0 और इस नंबर के दरमियान में भी नंबर मौजूद है। तो ये 0 से लेके 1 तक के दरमियान का ये जो इंटरवल है ना, या 1 से लेके 2 तक का, या हर इंटरवल जो जितना भी यहाँ पे है, उनके दरमियान में इन्फिनिट मैनी नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप काउंट ही नहीं कर सकते कि -1 के बाद कितने नंबर काउंट करने के बाद 0 आता है। ये तो होल नंबर है ना, तो इसलिए हम जनरली यही लिख के ग्राफ बनाते हैं या ये लिख के कैलकुलेट करते हैं। किसी किसी जगह हमें पॉइंट की जो है ज़रूरत होती है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक इंटरवल जो है ना, ये काफ़ी, वैसे तो थोड़ी हायर क्लास की बातें हैं, मैं आपको इधर बता रहा हूँ, लेकिन इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी एक्सरसाइज 1 के अंदर इस्तेमाल होंगे। या तो डायरेक्ट एक्सरसाइज 1 कर लो, या ये देखोगे तो थोड़ी बहुत आपको आसानी हो जाएगी। सो ये याद रखना, अब -1 और 0 के दरमियान इन्फिनिट मैनी एंटिटीज होती हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं बुक की तरफ। ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपको रियल नंबर्स के हवाले से बता दूं। रियल नंबर एक तो मैंने बता दिया, जितने भी आपके पास सेट है ना, सबका यूनियन करोगे वो, तो जो आपके पास सेट बनता है वो रियल नंबर बनता है। रियल नंबर हर एक एलिमेंट अपने अंदर इंक्लूड रखता है। और रियल नंबर किसका सबसेट होता है? वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जब आएंगे तब करेंगे, अभी दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो रियल नंबर्स, अब रियल नंबर के हमने दो पढ़ लिए, यानी जो हमने अभी बताया ना, रियल नंबर यूनियन है रैशनल का और इर्रेशनल नंबर्स का। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की आगे मजीद कुछ उनकी मतलब डेफिनेशंस, कुछ उनके प्रॉपर्टीज वगैरह आगे उसने बतानी है, सो वो पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं हम रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर की दो कैटेगरीज होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो पहले हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मेरे ख्याल में तो वैसे इतना जूम ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और कर लें, ये ज़्यादा, इतना ठीक है। ठीक है, सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसके अंदर पहले आपके पास जिस तरह उसने ग्राफ जो है वो इधर आपको ड्रॉ करके एक मोटा सा आइडिया इधर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना बुक के अंदर से ही करना, यानी इन चीज़ों को आपने कम से कम ये जो डायग्राम है इसको ग्राफ पे बनाने की, अपना बुक पे या रजिस्टर पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बुक को बस अपने पास लाजमी रखना। अगर ऑनलाइन अब आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो ऑनलाइन वाली प्रिंट आउट करवा लो, तो उसके अंदर ही मार्क करते जाओ, ताकि जब भी बुक खोलो तो उसके अंदर आपको आसानी से, बुक के अंदर तो मौजूद होंगी तो मिल जाएंगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ना, यानी मैं कहना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि बुक के अंदर ज़्यादा फोकस करना, बजाय इसके कि इन चीज़ों को भी लिखते जाओ, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, बस समझ लो एक दफ़ा ना। So terminating decimal numbers, a decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। finite का मतलब होता है कि एंड हो जाए, यानी जिस तरह आप पहले एग्जांपल देखो 1/4 इक्वल टू होता है 0.25। ये आपको पता है किस तरह डिवीजन करके इक्वल होता है, लेकिन इसका चलो पहले एग्जांपल का मैं बता देता हूँ इधर। तो उसने बेसिकली कहा है 1/4। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड किस तरह करते हो, 1 आपका अंदर आ जाता है, 4 आपका बाहर आ जाता है, और 1 आपको पता है 4 से छोटा है तो हम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको पता है लिखने का तरीका क्या है, 0 के साथ। तो फिर पॉइंट का मकसद क्या होता है, बेसिकली हम 0 साथ ले लेते हैं 1 के। तो 4 टू द हो गया, सॉरी 4 टू द आपके पास हो गया 8, तो माइनस करोगे आपके पास आ गया 2, अगैन आप इसके साथ 0 ले लो, 4 5 द हो गया 20। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 0 लिख लो, बल्कि इधर क्रॉस रहने देना। सो 1/4 इक्वल टू किसके हो गया, 0.25 के। ठीक है, तो ये फाइनाइट है, यानी ये टोटल इसकी डिवीजन यहाँ पे एंड हो गई, इसके आगे करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये फाइनाइट है, इधर नंबर एंड हो जाता है, आगे जाता नहीं है। जिस तरह अभी आगे आप नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर देखोगे ना, तो हो जाएगा क्लियर आपको कॉन्सेप्ट। तो अब 8/25 को आप जब डिवीजन करोगे तो आपके पास आता है 0.32, और 3/8 को करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी 4/8 को ये। तो ये और ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपके पास वो होते हैं, ये रैशनल के लिए उसने बताया, ये ये तीनों रैशनल थे ना, चारों, 1 2 3 और 4, ये चारों रैशनल थे। ठीक है, जब आपने इसकी डिवीजन की तो ये यानी प्रॉपर उनको डेसिमल नंबर के अंदर आपने लिखा, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल बन रही थी। टर्मिनेट क्यों? क्योंकि वो एंड हो जाते हैं, वो अप टू 100 आगे तक जाते नहीं रहते कि इन्फिनिट तक उसकी डिवीजन हो ही जा रही है, तो कोई एंड ही नहीं है। ठीक है,
सो जो फाइनाइट नंबर होते हैं ना वो होते हैं टर्मिनेटिंग। ये डेफिनेशन इधर बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है, इसको याद यानी समझ लिया ना इधर से, तो बुक के अंदर से इसको करते जाना। तो आगे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग से आपको पता लग गया कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर होंगे, यानी इस बार आपकी जो जब आप डिवीजन करोगे तो नंबर आपके किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एंड नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। सो द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। इनफाइनाइटली आपका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, रिपीटिंग पैटर्न आपका आ गया रैकरिंग के लिए, ठीक है। रिपीटिंग पैटर्न बेसिकली उसने रैकरिंग नंबर्स जो होते हैं ना उन्हीं के लिए लिखा हुआ है, रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। So the decimal numbers with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है उसी की तरह, तो इसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं है। रेकरिंग का मैंने आपको बता दिया कि वो रिपीटिंग पैटर्न को कह रहा है। रिपीटिंग पैटर्न से क्या मुराद, जिस तरह आपके पास एग्जांपल है 1/3, इसको जब आप डिवीजन करते हो ना तो आपके पास 0.333 अप टू सो ऑन आता ही रहता है, यानी ये जो 3 है ये किसी जगह स्टॉप नहीं करता। पैटर्न की आपको इधर से सही समझ आ जाएगी, जिस तरह ये इधर देखो ये वाले एग्जांपल के अंदर ना, अब इसके अंदर देखो उसने 22/7 को उसने डिवाइड किया तो आपके पास आता है 3.142857, आगे फिर वही आ जाता है 142857, आगे फिर इसी तरह आएगा 142857, यानी ये पैटर्न जो है आपका ये रिपीट होता जाता है। ये सिर्फ इतना ये जो चीज़ है ना ये एक पैटर्न के तहत रिपीट होता जाता है। ऊपर वाले में अगर आप देखो तो 0.1 उसके बाद 6 रिपीट होता जाएगा। सिमिलरली उससे ऊपर वाले में 3 रिपीट होता जाएगा रेगुलरली, और नीचे जो है 4 तो उसके अंदर आपका 4 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो और बेसिकली जो नंबर रिपीट हो रहा होता है ना उसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि आप जो भी नंबर या जितने नंबर, जैसे कोई एग्जांपल है उसके अंदर दो नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप उन दो के ऊपर बार लगा के लिख दोगे। लेट्स से मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 0.26 फिर 26 इस तरह आता जाता है, तो उसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 0.26 और 26 के ऊपर बार लगा दी, ठीक है। अगर लेट से 26 से पहले इधर 1 होता तो आप इधर 1 लिखते, लेकिन बार सिर्फ उसी के ऊपर लगेगी जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये तरीका भी इसको होता है लिखने का। इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि 3 रिपीट्स इन्फिनेटली। अच्छा, ये जो ऊपर हम इसके बार लगाते हैं ना इसका भी नाम है, इसको हम कहते हैं विंक्यूलम, VINCULUM। इसको बेसिकली लिखना हो तो कहीं लिख लेना, ये कोई ज़िंदगी मौत वाला सवाल नहीं है, बस वैसे मेरे जहन में था इसका नाम तो मैंने कहा आपको बता दूं, आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए। तो ये जो बार है इसको हम बार तो नहीं कहते, इसको हम विंक्यूलम कहते हैं, ठीक है। तो ये बस याद करना हो तो कर लेना। आगे आपके पास ये 4 एग्जाम्पल यानी आपके पास आ गई नॉन टर्मिनेटिंग की, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक है चारों एग्जाम्पल के अंदर आप देखो, और रेकरिंग है यानी हर एग्जाम्पल के अंदर एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। 0.16 के अंदर 6 रिपीट हो रहा था बार बार, इसके अंदर 142857 और 4। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर, यानी ये रैशनल नंबर की उसने बेसिकली अभी आपको ऊपर 2 कैटेगरीज बताई थी। आगे है जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो अब हम इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। बेसिकली इर्रेशनल नंबर को हम डेसिमल के अंदर किस तरह लिखते हैं या वो हमें क्या पैटर्न देते हैं, तो वो चीज़ हमने देखनी है। तो डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, यानी वो वाले डेसिमल नंबर जो कोई पैटर्न रिपीट नहीं करते, यानी वो विदाउट पैटर्न रिपीट होते जाते हैं रैंडमली। सो ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इंडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी कि आपका डेसिमल के बाद वाले जो पॉइंट है ना इधर एग्जांपल से देखो वो इनडेफिनेटली रिपीट होते जाते हैं। और इनडेफिनेटली का मतलब ही इधर ये होता है कि ये एंड नहीं होंगे, ठीक है। एंड नहीं होंगे जिस तरह उसने आगे लिखा ना विदाउट टर्मिनेटिंग, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इनडेफिनेटली का वर्ड जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था ना, पैटर्न का वर्ड आपको बताता है रेकरिंग के लिए, और फाइनाइट का था उधर टर्मिनेटिंग के लिए। इधर इनफाइनाइट आना था या इनडेफिनेटली का मतलब यही होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे और नॉन रेकरिंग भी होंगे। ऊपर था नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर जो कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको जो उसने शुरू में इधर फिगर बना के दी है ना, रैशनल के अंदर 2 कैटेगरीज उसने बताई थी, फिर इररेशनल के अंदर नॉन इररेशनल नंबर। बेसिकली जब भी आप कोई पॉइंट वाला नंबर आए ना आपके पास जो कि खत एंड भी ना हो रहा हो और उसके अंदर कोई पैटर्न भी रिपीट ना हो रहा, तो आप देख के ही समझ जाओगे कि ये रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल के अंदर 2 कैटेगरी होती है, रैशनल वाले खत्म भी हो जाते हैं
और कुछ ऐसे होते हैं ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। तो ये फिगर जो है ना, इसको आपने अपने जहन के अंदर नक्श करना है, बजाय इसके कि इसको रजिस्टर के ऊपर नक्श करो, क्योंकि बुक के ऊपर पहले से मौजूद है आपके पास। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा फोकस जो है अपना बुक के ऊपर रखो। सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आपने एज आई टोल्ड यू बिफोर के वो रजिस्टर के ऊपर करने हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर की कुछ इर्रेशनल नंबर की कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो। एक तो होता है पाई। ठीक है, इसको हम पाई पढ़ते हैं, तो ये पाई जो एग्जाम्पल है ना, वो हमारे पास बनती है रैशनल नंबर की। इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स होती है। और दूसरा हमारे पास होता है, ये इधर इसने बताया हुआ है, ई। ठीक है, इसको ऑयलर कांस्टेंट इसको कहते हैं। यूलर नहीं पढ़ना है इसको। ऑयलर यानी जिस तरह ऑयल नहीं हम कहते हैं, तो ऑयलर कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। ये भी कांस्टेंट ही होता है। ई इसकी वैल्यू जो है वो, ये कंप्लीट वैल्यू है, लेकिन अगर आपने कहीं यूज करनी हो तो आप सिर्फ एक, यानी इधर से देख लो, अगर आप पाई की वैल्यू कहीं इस्तेमाल करते हो ना, तो वो आपने ऑब्वियसली अब सारी थोड़ी याद रखनी, तो आपने सम डेसिमल पॉइंट्स तक इसकी वैल्यू जो है वो लेके तो उसको कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल कर लिया करना, अगर कहीं भी आता है नाइन्थ के अंदर। वैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसकी वैल्यू आप अगर लोगे ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए, तो आप लोगे 3.1416। अब 9 चौके 5 से बड़ा भी है। सो राउंड ऑफ का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि अगर आप जिसके लास्ट नंबर के ऊपर राउंड ऑफ करना चाह रहे हो ना, तो अगला नंबर आपने देखना होता है। तो वो 5 से छोटा है, तो इधर मैं यही लिखता है 3.1415। लेकिन 5 से अगला नंबर अगर 5 से बड़ा है ना, तो फिर राउंड ऑफ करने का तरीका ये होता है, पिछले नंबर में आपने एक ऐड कर देना होता है। तो पाई की वैल्यू कहीं भी आप इस्तेमाल करते हो ना, तो अगर याद भी रखनी हो, क्योंकि ये अब इधर मौजूद है पाई की वैल्यू ना, तो ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है। ठीक है, यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये आ सकती है कि पाई की वैल्यू ना, तो 3.1416। अब वो एमसीक्यूज बना देगा, तो मुख्तलिफ वैल्यू 3 पॉइंट के बाद वो दे सकता है, तो आपके जहन में होनी चाहिए। 3.141 तो ऑब्वियस है ना, ये तो पक्की है। तो आगे आपने 4 डिजिट तक, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि इसको याद रखना, 3.1416 ठीक है। और जो आपके पास ई है, इसकी वैल्यू होगी 2.718 कर लो, क्योंकि अब 8 से अगला 2 है, तो हम इधर राउंड ऑफ नहीं कर सकते, यानी 8 को मैं 9 नहीं लिख सकता। 2.718 कर लो या 2.72। ठीक है, 2.72 कर लेना या 2.718, आपकी मर्जी है। बस आपको दो दो डिजिट तक तो मिनिमम याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू के अंदर आती है तो आप लिख सकते हो। ई को हम कहते हैं ऑयलर कांस्टेंट, और ऑयलर नंबर या ऑयलर कांस्टेंट। तो और जो ऊपर है वो पाई है, और नीचे जो एग्जांपल है ये मैं रैशनल की आपको, जब मैं रियल लाइन के ऊपर मैंने किया था तब आपको बता दिया था कि जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैलकुलेट करोगे ना, तो ये चीज़ आती है। कैलकुलेटर आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हो नाइन्थ के अंदर, तो उसके अंदर भी ई की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आप निकाल सकते हो। ई होता है ना, ई लिख के एंटर करोगे तो आपके पास पाई की अपना ई की वैल्यू आ जाएगी। और अगर पाई का मुझे अभी कंफर्म नहीं है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की भी ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर के अंदर जब पॉइंट वाली करते हो ना, तो निकाल सकते हो। तो ये कैलकुलेटर के थ्रू करोगे ना स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो दो जो थे वो थोड़े स्पेसिफिक थे। तो ये अब आप इन तीनों एग्जाम्पल को देख लो, ये कहीं एंड भी नहीं हो रही, और आप गौर करो तो इनके अंदर कोई पैटर्न आप बना नहीं सकते। यानी आप कहोगे ये 5-3 है, अगला 5-8 है, अगला 5-8 ही आपको कहीं नहीं मिल रहा। 5-9-4-1 ना 2 नंबर का पैटर्न बन रहा है कि ये कंप्लीट हो, ना ही कोई 5-6 नंबरों का कोई पैटर्न नहीं इन तीनों के अंदर बन रहा। तो ये तीनों एग्जाम्पल थी। इधर से मैं कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ लाइनें रेज कर देता हूँ, ताकि आपको ये एग्जाम्पल्स जो है वो क्लियरली नजर आए। तो पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये एग्जाम्पल थी इर्रेशनल नंबर्स की। अब आगे है जी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल्स हम लाजमी करेंगे, सारी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे तो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको हेल्प होगी, बजाय इसके कि एक्सरसाइज डायरेक्ट करके आप एग्जाम्पल के ऊपर आओ बाद में देखने। तो एग्जाम्पल से जब हम जाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमें इंशाल्लाह आसानी नसीब होगी। आगे एग्जाम्पल नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। यानी उसने हमें कुछ नंबर्स दे दिए हैं जो कि डेसिमल के अंदर हैं, यानी डेसिमल नंबर्स हैं। अब हमने उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल हैं या फिर इर्रेशनल हैं। तो सबसे पहला जो है 0.35, आपको पता लग गया टर्मिनेट भी हो रहा है और रैकरिंग भी है। तो सॉरी, रैकरिंग नहीं है, टर्मिनेट हो रहा है, यानी इसके अंदर फाइनाइट नंबर है, टर्मिनेटिंग है, तो पैटर्न की तो ऑब्वियसली फिर जरूरत इधर होगी नहीं, जरूरत नहीं होगी, मतलब कि पैटर्न तो इसके अंदर होगा नहीं। सो पहला यानी पार्ट 1, 0.35 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो होता है रैशनल नंबर, सो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। जो दूसरा है
वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग है, यानी उसके अंदर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जो कि 4 है, 4 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल नंबर है ये, वो भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वो होता है रैशनल नंबर। जो तीसरा है, तीसरा उसने उसके ऊपर विंक्यूलम लगाया हुआ है, उसके ऊपर बार लगाई हुई है 5 के ऊपर, इसका मतलब ये इन्फिनिटली जाता जाएगा एंड तक, अप टू इन्फिनिटी तक, और पैटर्न रिपीट हो रहा है क्योंकि 5 के ऊपर बार ही हमें बता रही है कि वो पैटर्न है, बेसिकली 5 रिपीट हो रहा है बार बार आगे ना। सो 3.5 ये उसने उसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया। हम भी क्वेश्चन के अंदर यानी दो दो दफा करके लिख लिया करेंगे। इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, यानी कि इनफाइनाइट है लेकिन पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो डेसिमल नंबर देयरफॉर इट इज अ रैशनल, आगे कोई वो है ही नहीं, यानी कोई इतनी हार्ड कोई डेफिनेशन नहीं कि हमें समझना है। और जो 4 है इसके अंदर आप देखो है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अब आप इसके अंदर पैटर्न देखो, ठीक है, पैटर्न इसके अंदर आप देखो 3 6 7 8 आगे आप देखोगे तो कोई पैटर्न नहीं इसके अंदर बन रहा, ठीक है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रैकरिंग भी है, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और इसको देखो 7099 सिर्फ 2 दफ़ा है और आगे 75 आ जाता है, 70 तो इसके अंदर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक और नॉन रैकरिंग, पैटर्न नहीं बन रहा तो नॉन रैकरिंग, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग, यानी ये वाली एग्जांपल और ये वाली एग्जांपल ये दोनों हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इसको आगे आपने बुक में से पढ़ लेना है, मैंने आसान करके आपको इधर बता दिया है, ठीक है। तो इधर एग्जांपल नंबर 1 हमारी कंप्लीट होती है, कोई इसके अंदर मुश्किल वाली बात नहीं थी। आगे है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, देख के शायद आप लोगों को लग रहा हो पता नहीं कितनी इसके अंदर ज्योमेट्री इन्वॉल्व है तो सही इन्वॉल्व, लेकिन हम इसको आसान तरीके से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपके 2 पार्ट हैं जो कि उसने कहा है कि रिप्रेजेंट देम ऑन, 2 नहीं टोटल 5 पार्ट हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर 2 पार्ट हैं कि उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो। तो ये वाली एग्जाम्पल देख लोगे तो बहुत आसानी आगे हो जाएगी। सो इसको देख लेते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव लर्न टू represent रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी आपने पिछले ग्रेड में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो बड़े तुहानू याद होने हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स, यानी वो तो जो था वो हो गया पीछे, अब आगे हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, वो हम किस तरह करते हैं वो मैं आपके लिए निहायत इधर आप अभी एग्जाम्पल करोगे ना तो पता लग जाएगा, आसान कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ इस नंबर लाइन का, इसको बेसिकली रियल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यानी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के साथ उसको हम, क्योंकि ज्योमेट्री इन्वॉल्व है तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आगे इसके साथ हम इसको फाइंड करेंगे। एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 को सबसे पहले आपने कैलकुलेटर के ऊपर जब इसको लिख के तो एंटर करोगे ना तो वैल्यू जो आएगी 2.23, इसका मतलब ये आपको कंफर्म हो गया कि ये बनेगा 2 और 3 के दरमियान में, ठीक है। 2 ये आ गया आपका, 3 ये आ गया इसके दरमियान में, यानी हमें पता लग गया इसकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी, यानी ये जो 2.2 है ना, ये अब हम मैंने आपको बताया था ना इसके दरमियान में इन्फिनिट मैनी नंबर होते हैं, एग्जैक्टली ये कहाँ पे पॉइंट करेगा वो आप नहीं बता सकते, यानी 2.23 है ना, तो आपको यही नहीं पता होगा 2.20 कहाँ है, 2.21 कहाँ है, 2.22 कहाँ है, उसके बाद जाके कहीं 3 आएगा ना, 2.2 बुक से बाहर हो गया तो वो एंटर ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, बस जो समझाना था वो आपको पता लग गया होगा। विच इज नियर टू 2, ये तो हमें पता लग गया कि ये 2 के बाद आएगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है, ड्रॉ अ लाइन ऑफ मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम ए बी, जब भी कहीं लिखा हो ना इसको रीड करने का तरीका मैं आपको बताया ना, इधर आप पढ़ोगे तो कई चीज़ें हमने यहाँ से इस्तेमाल करें। ये देखो ये है ना, ये आ गया पेन, पेन क्यों नहीं काम कर रहा, ये आ गया मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इसको पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं, वो बेसिकली ये हमें बता रहा था कि ये एक लाइन सेगमेंट है, इक्वल टू उसने बता दिया 1, जितने इक्वल होगा इसका मतलब वो उतने यूनिट की है, यूनिट एट अ पॉइंट ए, ठीक है, वेयर मेजरमेंट ऑफ लाइन ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। इसको आपको मैं शुरू से यानी पहले आपको मैं खुद करके बताता हूँ, उसके बाद बुक से आप देखोगे ना तो आपको फिर ज़्यादा आसान लगेगी। इधर मैंने इसको रूल लाइंस वाली फाइल भी बनाई हुई थी एक,
ये देखो, अब आपके पास एक, उसने पहले आपको बता दिया, आपने एक नंबर लाइन ले लेनी है। थोड़ा सा मैं इसको पहले सेट करके बना लूँ, आपके पास तो स्केल होगा तो ये इस तरह बनाना आसान काम नहीं है। ठीक है, एक मैंने नंबर लाइन ले ली। अब हमने ये इतना बड़ा, थोड़ा सा इसको बोल्ड कम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को बेसिकली शो करना है। थोड़ा और बारीक कर ले, ये ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपने कैलकुलेटर में करके देख लेना है कि उसकी डेसिमल के अंदर वैल्यू आखिर बनती क्या है। ठीक है, अब बुक में देखो तो थी 2.236। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू होता है 2.236। तो अभी तो ये पॉजिटिव है ना, यानी अगर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव साइड पे बनाते, तो जब वो आएगा तब उसको देखेंगे। फिलहाल ये आपको पता लग गया कि ये 2 के बाद कहीं पॉइंट करेगा। पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं 0, 1, 2, 3 और -1, -2। इनकी हमें ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, तो बस आपको समझाने के लिए मैंने इधर लगाए। वो हमें ये कह रहा है कि सबसे पहले आपने जो है ना, एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए और बी की, यानी ए और बी की एक लाइन बनानी एक यूनिट की। ठीक है, इक्वल टू आप देखोगे ना, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी उसने हमें दी हुई थी, इक्वल टू 1 यूनिट हमने वो ड्रॉ करनी है। 1 यूनिट का उसका कहने का मकसद ये था कि 1 to 2 जो है ना, ये आपका एक यूनिट बनता है। तो एग्जैक्टली जितनी लेंथ ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं ना, जो नीचे यानी बेस में जिसको हम लाइन को बनाते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं ना। तो इतनी लेंथ जो है ना 1 से लेकर 2 तक की, ये एक यूनिट कहलाएगी। ठीक है, तो आपने स्केल से बनाना है ना, तो एक साइड पे आपके होते हैं सेंटीमीटर वाले, तो कोशिश करना है कि आप इंच वाले, दूसरी साइड पे इंच वाले होते हैं ना रूलर पे, तो आपने इंच वाली साइड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रा कर लेनी है। फिर उसके ऊपर आपने ये नंबर जो है 0, 1, 2, 3 ये आपने मार्क कर देना है। इंच वाली साइड से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंच का थोड़ा सा बड़ा फासला होता है, तो वो आपको जब ड्रॉ करोगे ना आसानी होगी। सेंटीमीटर के अंदर आप गोच मचोला कर दोगे। ठीक है, एक यूनिट की यानी जितनी लेंथ इतनी है ना, इतनी लेंथ आपने, इतनी लेंथ पे एक पॉइंट लगा लेना और पॉइंट को फिर आपने 2 के साथ जोड़ देना। आप ऑब्वियसली स्केल के साथ करोगे तो आपकी लाइन सीधी होगी। मैं बुक में से भी समझा सकता था, वो फिर वो रट्टे वाला काम ही हो जाता। देखना इधर से, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक यूनिट, अब मेरा तो इधर मैंने तो वो आपको बताया ना कि रूलर ओपन किया हुआ है, तो मेरे तो ब्लॉक्स इधर बने हुए हैं। ये आपके पास रजिस्टर में थोड़ी ये मौजूद होंगे, तो आपने स्केल के साथ करना है ना। तो जब आप इंच वाइज पॉइंट नीचे लगाओगे ना, तो एक पॉइंट स्केल यानी आपने स्ट्रेट यहाँ से रख के 1 इंच लगा लेना, तो वो उतना ही बनेगा जितना आपका 1, 2 से फासला होगा, 2 से 3 तक का जितना फासला होगा। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट आपके पास बन गई। 2 को आपने कह देना ए, यानी ये पॉइंट आपका जो है ये बन गया ए। ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने कह देना है बी। इसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों है? क्योंकि ये एक यूनिट बनता है ना, एक यूनिट की हमने बनाई तो इक्वल टू 1 यूनिट, यानी इसकी लेंथ जो है ना, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ है वो है 1 यूनिट। अब आपने सिंपली करना क्या है, जो 0 था ना, 0 से इस पॉइंट को आपने मैच कर देना। आप स्केल से रख के करोगे तो आपकी लाइन जो है वो सीधी लगेगी, यानी वो स्ट्रेट लगेगी। ठीक है, तो 0 से बी वाला जो पॉइंट था इसको आपने अटैच कर देना है। और ये वाली जो साइड है ओ ए, यानी मेजरमेंट ऑफ ओ ए जो आपकी बनी थी ना, वो इक्वल टू बनेगी 2 यूनिट, क्योंकि एक तो ये वाला यूनिट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, और एक ये वाला यूनिट इन्वॉल्व हो गया, तो ये 2 यूनिट के साथ ये वाली लाइन बनी है ना। ओ ए आपकी लाइन टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये 2 यूनिट की है। ये सिर्फ 1 यूनिट थी। अगर मैं बी से और एक्सटेंड कर दूं इसको ऊपर, लेट से इधर मैं पॉइंट लगाता, सी इसको हम कहते, तो इस टोटल की मैं लेनी होती तो लेता 2 यूनिट, बट हमने बी तक ही रखना है। बी तक क्यों रखा है वो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो मेजरमेंट इसकी हमारे पास लेंथ आ गई, इसकी हमारे पास लेंथ आ गई। यहाँ से मैं इन चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है, इसकी हमारे पास लेंथ आ गई 2 यूनिट, 1 यूनिट। अब हमने इस साइड की लेंथ मालूम करनी है, यानी इस साइड की लेंथ क्या आती है। और ये जो है ना हमारे पास, जो इधर बुक में आओ, वो ओ ए, और यानी ये मैंने आपको बता दिया ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी जो हमने बनाई 1 यूनिट की,
एट पॉइंट ए से ए टू बी, वेयर ओ ए 2 यूनिट की लाइन है, यानी ओ टू ए जो मैंने आपको बना के बता दी, एंड वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये जो ट्राइंगल हमारे पास बनी है ना, जो उधर मैंने बनाई, ये और ये, ठीक है, ये हमारे पास बनी है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता है कि जब आपके पास एक ट्राइंगल जिसके अंदर यानी एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल लाइन होती है ना, जिसके अंदर राइट एंगल का बेसिकली जो मतलब होता है कि उसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का एंगल बनता किस तरह कि एक लाइन आपके पास पैरेलल होती है और एक उसके परपेंडिकुलर होती है, तो वो दोनों लाइनें आपस में 90 डिग्री बना रही होती हैं। जब भी कोई ट्राइंगल जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो ना, तो वो मतलब ये होता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और एक 90 का है तो बाकी दो जो है वो 90 से छोटे होंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं ना, इन तीनों का सम जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री के होता है। ठीक है, ये अभी कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ 180 का। तो जब उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का बन गया तो ऑब्वियस सी बात है बाकी दो में से कोई भी एक 90 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक भी 90 का हो गया तो 180 तो इधर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस 90, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों फिर 90 से छोटे होंगे। तो जब भी एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 का एंगल बनता ही तब है जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी एक ये और एक ये। वो किसी भी तरह बनता है, वो ऊपर यानी आपके पास इस तरह की ट्राइंगल भी हो सकती है, यानी इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है ना, तो ये सारी किसी भी साइड पे वो एंगल बेसिकली बताने का मकसद ये क्या आ सकता है। अच्छा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है या थ्योरम कह लो या फिर ज्योमेट्रिक टेक्निक कह लो, यानी हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये बेसिकली एक टेक्निक ही होती है कि जब हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर दो साइडें हमारे पास मौजूद हो ना, तो तीसरी साइड की लेंथ कितनी है वो फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही होल्ड करता है। ठीक है, ये किसी भी और ट्राइंगल, यानी कोई ऐसी ट्राइंगल हो जिसके अंदर आपके पास 90 का एंगल है ही नहीं, कोई भी एंगल 90 का नहीं है या बड़ा है या छोटे हैं, तो उसके ऊपर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है, और ये हमें मदद करता है तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए। जिस तरह अभी इधर हमें एक साइड की लेंथ फाइंड हो गई, दूसरी की हो गई, अब इसकी क्या है ये हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। इधर हमारे पास ट्राइंगल बन गई ना ए ओ बी, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, मेजरमेंट ओ बी फॉर्मूला होता क्या बेसिकली, पहले मैं आपको आसानी से इधर बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, लेट से इसकी साइड्स हैं ए बी और सी, तो ये फॉर्मूला जो होता है ना वो ये इस तरह होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर के बजाय मैं आपके लिए इस साइड पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। लेट से इसकी लेंथ है मेरे पास 1, इसकी है 2, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी की वैल्यू थी 1, तो बी की इधर मैंने 1 का है ना, तो ए की थी 2, 2 का स्क्वायर, बी की थी 1, तो इधर आ गई 1 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, और सी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो गया, थोड़े से टेढ़े हो जाओगे इधर आप, सी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया 5, और दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो हम ये मैंने बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम आपको वो जिस तरह उसने मेजरमेंट लाइन के साथ लिखा था, तो मैंने कहा कंफ्यूज ना हो जाए, आपको सिंपल तरीके से मैंने इधर बता दिया। तो ये थर्ड साइड की वैल्यू आपके पास बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब वापस इधर आ जाओ, यानी मैंने इस साइड को कह दिया था बी ए और सी, यानी ए बी और सी, तो इसको मोर टेक्निकली उसने लिखा हुआ है ओ ए, मेजरमेंट ऑफ साइड ओ ए, इस साइड को उसने सॉरी मेजरमेंट ऑफ साइड ओ बी, ये वाली साइड उसने जो है हमने ये वाली फाइंड करनी है ना, इसको हमने बाहर लिख लिया, और जिनकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये सारी चीज़ें इधर से लाइनें जो हैं इसको मिटा देते हैं। ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का, यानी ए बी ये वाली हो गई, इसकी थी 1 यूनिट, ओ ए ये वाली हो गई, इसकी थी 2 यूनिट, तो 2 इधर उसने पुट कर दिया, 1 इधर पुट कर दिया, स्क्वायर किया 4 प्लस 1 5, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो ओ बी है उसके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी ये वाली साइड जो है ना ये आपके पास बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये सिर्फ साइड बनी है, ये इस ट्राइंगल की साइड बनी है, इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये नंबर लाइन जो है ना इसके ऊपर कहाँ पे मार्क होता है हमने ये बताना था ऊपर सवाल में ना, तो ये ना भूल जाना कि फाइंड हो गया। तो हमने बताना ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस पे मार्क
एग्जैक्टली इस लाइन पे मार्क कहाँ पर होता है। तो ये हमने इतना सारा काम क्यों किया कि जब हमारा फाइनल जवाब ही नहीं आया, तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि इतनी सारी टेक्निक हमने क्यों इस्तेमाल की है। टेक्निक, अबे मिट जा। अच्छा, तो अब हमने करना क्या है, अब आपने कंपास यूज इधर करना है मेरे पास इधर। ऑब्वियसली मैं आपको इसके ऊपर ही समझा दूंगा जब क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर मुझे लगता है मुझे रजिस्टर पर ही करना पड़ेगा। सो ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस MOB, यानी आपने रेडियस उसका लेना है ये चीज, ठीक है। इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आई थी, ये मैंने इधर लिखा था फिर मिटा दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 टेकन O एज सेंटर, यानी ये जो O है ना, इसको आपने एज अ सेंटर यूज करना है। और बी के ऊपर आपने पॉइंट रख के उसकी जब आर्क बनानी है, बेसिकली जो आपके कंपास का जो फिक्स पॉइंट होता है ना, यानी जो एक जगह हम रख के फिर उसको घुमाते हैं, तो जो फिक्स पॉइंट होता है वो आपने ओ पर रखना है, और जिसके अंदर आपने पेंसिल होती है, यानी आपने पेंसिल जो है वो बी वाले पॉइंट के ऊपर इधर रखनी है। फिर थोड़ा सा ऊपर आप करते हैं आर्क, शायद ज्योमेट्री के अंदर आपने पहले बनाई है, तो आर्क बनाने का यही तरीका होता है ना, पहले आप ऊपर थोड़ी सी करते हैं, फिर नीचे की साइड प्रकार को मूव करोगे। तो जब नीचे की साइड मूव करोगे ना, तो प्रकार आपकी जो कंपास है वो इस पॉइंट पे टच करेगी। तो ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जो हमने नंबर लाइन पे फाइंड करना था, जो कि था इक्वल टू 2.236 बनता है, 2.236 2.236, ठीक है। तो ये चीज आपकी नंबर लाइन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर बनेगी, ये पी के ऊपर ना, ये पी जो पॉइंट है ये नंबर लाइन के ऊपर एग्जैक्टली 2.236 पे यहाँ से ये कट करेगा। ये इस तरह क्यों है, यानी ये जो इतना हिस्सा है ना, इसको मैं आपको अभी समझा देता हूँ, लेकिन आगे पहले पढ़ लेते हैं। वी गॉट पॉइंट पी, यानी पी उसको हमने कह दिया पॉइंट पी, कुछ भी कह सकते हो ए, यानी जो पॉइंट आपने ले लिए है ना उनके अलावा कुछ भी कह सकते हो, जो भी आपने नाम उसको देना हो क्वेश्चन के अंदर है, या एग्जाम्पल भी आ जाती है उसके अंदर भी, लाजमी नहीं है कि यही हो, लेकिन ये पता होना चाहिए जो आपने नाम दिया है ना। तो मेजरमेंट अब ए भी लिखना है, तो उधर फिर आपने जो नाम दिए वो लिखना है, जैसे AC दिया होगा तो आपने AC ही लिखना है। लेकिन अगर आप जीरो से ग्राफ को अपनी इस फिगर को बना रहे हो ना, तो जीरो पे हमेशा ओ ही देते हैं वैसे ना, क्योंकि ओ ओरिजिन का भी बताता है। ओरिजिन क्या होता है वो आपको फंक्शंस के अंदर या सेट के अंदर जाओगे ना, तो उनको जब ड्रा करेंगे तब पता लग जाएगा। सो रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन दी नंबर लाइन, यानी P पॉइंट था जो कि एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब इतना जो हिस्सा है ना, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। इधर मैंने एक सर्कल शेप टूल का इस्तेमाल करके ड्रॉ किया, ये ना समझना मैंने कोई पेंसिल से बनाया है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। सो इधर एक नंबर लाइन भी बना ही लेते हैं। तो आपने ऑब्वियसली स्केल के साथ बनानी है, तो आपकी स्ट्रेट होगी, मैंने कौन सा पेपर देना है, तो अपने रूलर वगैरह वगैरह रूलर वगैरह और कंपास और अपना डी जो है अपने पास है, लाजमी रखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस वाले जो पार्ट है ना उनके अंदर डी का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के अंदर मैंने नहीं किया, वैसे किया जा सकता था। सो विदाउट यानी किए भी काम हो जाएगा हमारा। सो ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने सिंगल यूनिट का सर्कल लिया। सिंगल यूनिट से क्या मुराद, ये आ गया मेरा 0, ये आ गया मेरे पास 1, ये आ गया मेरे पास -1 कह लो, ठीक है। तो इधर से इधर की लेंथ भी 1 यूनिट है, इधर से इधर की लेंथ भी 1 यूनिट है, ठीक है। और 0 मेरा इधर है सेंटर पॉइंट। बस आपको एक छोटी सी चीज़ मैंने इधर बतानी है, वो समझ आ गई ना तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी उस एग्जाम्पल की ना। सो अब सेंटर पॉइंट से जब भी आप सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हो ना, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक किसी भी पॉइंट पर आप ड्रॉ कर लो, चाहे यहाँ पे ड्रॉ कर लो या यहाँ पे ड्रॉ कर लो या यहाँ पे ड्रॉ कर लो या फिर यहाँ पे। तो इसकी लेंथ जो होती है ना वो सिमिलर ही होती है, यानी जो भी रेडियस होगा ना, जैसे इस केस में रेडियस कितना है 1 यूनिट है, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी 1 ही होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी किसी भी पॉइंट पे ले लो, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट था ना, इस पे लेंथ कितनी है, ऑब्वियसली 1 यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ पर जब आया सर्कल, तो इधर कितनी लेंथ होगी, इधर भी 1 ही होगी, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी 1 ही होगी, किसी भी पॉइंट पे ले लो, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लोगे तो 1 ही होगी। तो उधर हमने क्या किया था, उधर हमने ये किया था, इसी को मैं एक्सटेंड करके इसके ऊपर दोबारा बना देता हूँ। ये मेरे पास एक कह लो ट्राइंगल थी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने अपना कंपास रखा था फिक्स पार्ट, यहाँ पे रखा था मैंने अपना पेंसिल यानी मूवेबल जो था। तो यहाँ से मैंने आर्क बनाई थी। आर्क बेसिकली सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा कह लो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कह लो, मैंने आर्क बनाई थी सर्कल के अंदर से। इसका मतलब ये था कि हर पॉइंट पे जब यहाँ से आप यहाँ पे लाइन बनाओगे ना किसी भी पॉइंट पे,
तो उसकी लेंथ जो आनी थी वो वही आनी थी क्या, जो कि इस साइड की लेंथ आई थी। इस साइड की लेंथ कितनी आई थी, √5 आई थी ना। तो मैं कहीं भी लाइन बनाता ना इस आर्क के ऊपर तो वो इतनी आनी थी। तो इतना सारा हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के काम इसीलिए किया था क्योंकि मेरे पास √5 आ गया था। इसकी मैंने इसको यानी हमने नंबर लाइन पे मार्क करना था ना, तो वो किस तरह होना था, वो हमने बाकी का कंपास के साथ यहाँ से रख के इसको सर्कल बनाया। ठीक है, बेसिकली हमने आर्क बनाई, लेकिन ऑब्वियसली वो सर्कल वाली डेफिनेशन ही उसके ऊपर लगती है ना। उसने कहा था ना कि रेडियस और लाइन, उसका सेंटर भी बता दिया था, सेंटर हमारा 0 था। तो आर्क उसने जब मूव की तो इस पॉइंट पे भी वही वैल्यू होगी, यानी वही वैल्यू होगी जो ऊपर थी। ठीक है, क्योंकि वो भी सेंटर से ही लाइन थी बेसिकली। फिर अगर आर्क थोड़ी सी लंबी करते तो इस पॉइंट से यहाँ पर आते, वो भी √5 ही आना था। तो वो सर्कल वाली डेफिनेशन उधर उसने यूज की थी, जो कि आर्क की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो मैंने कहा अगर वो नहीं पता तो इस तरह आपको और आसानी से पता लग जाएगा। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। ठीक है, तो इधर उसने बताया था ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। रेडियस कितना था, OB। ठीक है, तो वो थ्रू आउट OB ही रहना था, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, और जहां से वो निकली वो पॉइंट भी उतना ही। ठीक है, तो वो पॉइंट हमें चाहिए था, वो क्या था 2.23, विच इज 2.23 आगे 6 था मेरे ख्याल में ना, विच इज इक्वल टू, इक्वल इधर आगे लिखा नहीं जाएगा, इक्वल टू √5 जो कि रिक्वायर्ड हमारा जवाब था। ठीक है, तो इतनी सिंप्लीफिकेशन मेरे ख्याल है काफ़ी है। अब ये हमें हेल्प करेगी आगे क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हमारी इस तरह वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमारी कौन सी थी, 2 एंड होती है। और ये जो बुक के अंदर, जितने भी पूरी बुक के अंदर ये बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई है ना, ये आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये मैं आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा, लेकिन अगर कोई हम मेरे से मिस हो जाती है तो आपने या तो मुझे बता देना है, अगर ना हो लेकिन खुद लाजमी करनी है। तो पहला जो पॉइंट वो हमें बता रहा है वो ये है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब आप सम करोगे ना, यानी एक आपके पास नंबर है 2/3 की फॉर्म में, यानी रैशनल P/Q की फॉर्म में, जमा एक नंबर है आपके पास है इर्रेशनल की फॉर्म में। इर्रेशनल जिस तरह मैं √2 ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों का जब आप सम करोगे ना, तो आपके पास हर बार जो जवाब आएगा ना वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + √2 ओवर, सॉरी इधर आ जाएगा इसके साथ मल्टीपल में 3, और होल के नीचे 3। तो ऊपर वाला सारा जो P है आपका, वो P अब इंटीजर्स में से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट आ गया ना। तो जब भी इर्रेशनल नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसका सम आप इर्रेशनल के साथ करोगे तो वो हमेशा, सॉरी इर्रेशनल नंबर का सम आप जब भी रैशनल नंबर के साथ करोगे तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो आप और एग्जांपल लेके भी देख लेना। और सेकंड पार्ट जो है वो है रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 उसने क्यों कहा ये आगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल नंबर। जब भी एक रैशनल नंबर को आप इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी जवाब आपके पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी किया ना, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3 को मल्टीप्लाई करूँ मैं √2 के साथ, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, इक्वल टू 2√2/3। तो ये जो चीज़ है, ये आपके पास अब ऊपर P जो है, P नॉट बिलोंग टू, मैं नॉट बिलोंग का साइन इधर लिख देता हूँ, नॉट बिलोंग टू इंटीजर है। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है नहीं, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यानी रैशनल का सम करोगे इर्रेशनल के साथ, या रैशनल को मल्टीप्लाई करो, तो वो उसका जो अल्टीमेटली जो आंसर है वो इर्रेशनल ही आएगा। नॉट इक्वल टू 0 उसने बेसिकली इसलिए कहा है क्योंकि 0 जो है ना, वो 0 भी आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी 0 अगर आपके पास सिंपल पड़ा है ना, तो उसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हो। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया ना, अगर आपके पास सिर्फ 0 है तो इसका मतलब हो गया उसकी पावर 1 साथ प्लस। वैसे 0 को तो ऑब्वियसली साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मल्टीप्लाई में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिवीजन में भी उसके 1 मौजूद होता है। तो 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर एक सवाल पूछा गया है, वो शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है। तो वो मैंने इधर आपको बता दिया, उधर जाऊंगा तो आपको मैं लिख के भी बता दूंगा। उन चीज़ों की जो अगली चीज़ें उनके लिए अभी कंफ्यूज नहीं होना। आज जो पढ़ा है ना उसके अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगे, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी या तीसरी 2-2 3-3 दफ़ा कर लेंगे तो वो फिर आसान हो जाएंगी आपके लिए इंशाल्लाह। सो 0/1 एक रैशनल नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लेट से एक रैशनल नंबर के साथ। वही दोबारा मैं ले लेता हूँ √2। ठीक है, तो √2 के साथ जब आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आपके पास 0 आएगा। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो जवाब 0 ही आता है ना। सो √2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जवाब 0 आ रहा है, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये बिलोंग करता है
रैशनल नंबर के साथ, ना कि रैशनल नंबर के साथ। रैशनल आपको पता है क्यू के साथ शो करते हैं, रैशनल क्यू एपोस्ट्रोफी के साथ शो करते हैं। तो इसलिए उसने कंडीशन लगा दी कि रैशनल नंबर नहीं आपने लेना, बाकी कोई भी नंबर लो रैशनल नंबर में से, उसको जब इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आएगा इर्रेशनल नंबर। आगे है जी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर। यानी रैकरिंग डेसिमल है, रैकरिंग से आपको समझ आ गई कि पैटर्न उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है इधर तो दोनों ही। सो उसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी क्वोशंट की पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। हमें डेसिमल की फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने उनको क्वोशंट की फॉर्म में करना है, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में करना है। सो पहला है 0.5। आपने सबसे पहले जब भी ये वाला क्वेश्चन आया ना, तो आपने देखना है जीरो के बाद कितने नंबर हैं जिनका पैटर्न बन रहा है, यानी कितने नंबर हैं जिनके ऊपर विंकुलम या बार उसने लिखी हुई है। इधर अब एक नंबर है जिसका पैटर्न रिपीट होगा बार बार, यानी 5 ही सिर्फ बार बार रिपीट होता जाएगा। जब एक नंबर होना तो उसको आपने, यानी आगे जो मल्टीप्लीकेशन करनी है वो 10 के साथ करनी है। जब दो नंबर का पैटर्न बन रहा होगा उसको आपने 100 के साथ करनी है, और सिमिलरली अगर 3 का कोई आता है तो वो 1000 के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है वो आगे मैं बता देता हूँ। पार्ट 1 है, सबसे पहले आपने इसको इक्वल टू लेट कर लेना है, यानी x इक्वल टू 0.5, ऊपर आपने बार लगा देनी है। फिर वो ऑब्वियसली किसके इक्वल होता है 0.55 अप टू सो ऑन, वो आपने डॉट लगा के शो कर देना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, यानी दोनों साइडों को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। x हो जाएगा 10x, इसको सारी को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10, और एक दफ़ा ये सारी रकम जो है आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेनी है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5.55। सिमिलरली जितने, मतलब ये हुआ किस तरह है, जितने जीरो आपके पास मौजूद होते हैं ना 1 के साथ, यानी 10 है, सिर्फ एक जीरो है, यानी एक 10 है, तो जितने 10 आपके पास मौजूद होते हैं ना, तो उतने टाइम्स जो आपका पॉइंट होता है ना, यानी जो डेसिमल होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। अब इधर 10 था, यानी 1 टाइम 10 था तो आगे शिफ्ट हो गया एक पॉइंट। अगर दो जीरो होते तो ये दो दो दफ़ा आगे शिफ्ट हो जाता, यानी ये हो जाता 55.5555, ठीक है। और अगर 100 होता, सॉरी 1000 होता तो ये 555.55 हो जाता, यानी 3 5 के बाद पॉइंट आ जाता। जितने जीरो है ना तो उतने टाइम जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। ये इस तरह बेसिकली इधर आ गया 5.55। ये ना कर देना, इसको मल्टीप्लाई करो तो 10.55 हो जाए, तो इस तरह नहीं होता। पॉइंट एक टाइम शिफ्ट हुआ है क्योंकि 10 था, ठीक है। तो आगे जब 100 वाला करेंगे उधर मैं आपको उसका बता देता हूँ। जब इसको 10 को उसने सबसे पहले लेट किया इस वाली रकम को x के, और फिर दोनों साइड उसने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना हमारे पास उसको उसने कह दिया इक्वेशन 1, और 10 मल्टीप्लाई करने के बाद आगे इक्वेशन 2। अब सिंपली आपने करना क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना। तो माइनस करने का तरीका यही होता है कि जो राइट साइड पे वैल्यू उसमें से राइट साइड वाली माइनस कर देते हैं, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज है, जिस तरह 10x में से x को माइनस किया। हमेशा ये याद रखना है कि 2 में से 1 को माइनस करना है, क्योंकि 2 वाली बड़ी है। बड़ी क्यों हुई, क्योंकि हमने दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 10 माइनस आ गया x, 10x माइनस x, और होल रकम ये वाली इसमें से आपने माइनस कर दिया इसको, ठीक है। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास है जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज थी वही वो ये एग्जैक्टली तो यही बनता है ना, 5 सम 0.55 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये चीज़ बनती है, इसको सम करने पर ही हमारे पास आता है ना 5.55, एक दफ़ा और लिख लेते हैं, 555 कर दें, शाम पै जानी थे। अच्छा, 5.555 अप टू सो ऑन। ये आपको ये चीज़ बनती है ना, तो ये वाली जब आपके पास पॉजिटिव में है, ये वाली आपके पास नेगेटिव में है, तो माइनस होगी, तो जवाब में सिर्फ आपके पास ये 5 ही बच जाएगा। ये बेसिकली इस तरह हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों की तरह आपको मैं इधर बता रहा हूँ, सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी, ताकि आसानी हो जाए आपके लिए, ठीक है। x इक्वल टू आ गया 9x इक्वल टू आ गया 5। अब 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जाके क्या करेगा, डिवीजन, ये इक्वलिटी के ऊपर, यानी इस तरह हम काम करते हैं ना। तो इधर एक चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उधर जाके डिवाइड करती है, वो जितनी भी रकम हो उस साइड पे। अगर इधर एक चीज़ प्लस में है वो दूसरी साइड पे लेके जानी हो तो वो माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हम उसको नहीं दूसरी साइड पे लेके जा रहे होते, हम दोनों साइड पे डिवीजन कर रहे होते हैं। यानी ये 9x है ना, तो मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैं करूँगा दोनों साइड पे 9 के साथ डिवाइड कर दूंगा। एक साइड पे नहीं कर सकते, ठीक है। एक साइड पे करोगे तो आपकी वो वैल्यू नहीं होल्ड करती, तो दोनों साइड पे करना होता है। जब डिवीजन करनी दोनों साइड पे, मल्टीप्लिकेशन करनी वो भी दोनों साइड पे, एडिशन करनी वो भी दोनों साइड पे। लेकिन अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी तो वो एक साइड पे भी कर सकते हो, तो वो जब करेंगे तब बता दूंगा, ठीक है।
मतलब बता भी दिया, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल तब जब, तो ये 9 से 9 आपका जो है वो कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू आ गया 5/9। ये इस तरह बेसिकली होता है, आसान तरीके के लिए हम कह देते हैं 9 को हम ले गए दूसरी साइड पे और वो डिवाइड हो गया उधर जाके। सो विच शोज द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी हमने जो हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन था 0.5 का विंकुलम या 0.5 बार या 0.555 अप टू सो ऑन, उसको हमने डेसिमल p/q के फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। आगे दूसरी एग्जांपल है, लेट x इक्वल टू 0.93 आपको पता है पैटर्न के तहत रिपीट होता जाएगा अप टू सोन। इसको हमने एक दफ़ा ओपन करके लिख दिया। अब इधर 2 डिजिट थे ना जिनके साथ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे जो एक पैटर्न बना रहे थे। 2 डिजिट का मतलब ये है कि हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल जो है वो 10 की बेस के ऊपर होता है ना, तो जितने डिजिट बढ़ते जाते हैं उतने आप 100 के साथ यानी उनको डिवाइड करते जाते हैं। यानी अगर मेरे पास इधर लिखा है ना 73, तो वो मैं उसको 100 के साथ डिवाइड करता हूँ, सो वो इक्वल टू आता है 0.73। ठीक है, तो वो इसके इक्वल बेसिकली ये चीज़ बनती है ना 2 डिजिट के लिए। और पॉइंट होता तो इधर है 0 पॉइंट यानी 73.00 पर, ये चीज़ हम शो नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारे पास एक होल नंबर ही होता है ना, बाकी तो जीरो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी असल में पॉइंट तो मौजूद होता है, यानी जब भी कोई नंबर हो ना, अकेला 5 लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने 4 चीज़ें आपको बताई ना, एक पाँचवीं भी ऐड कर लो। अगर 5 है 1 होगा, मल्टीप्लाई में 1 होगा, डिवीजन में 1 होगा और 7 पॉजिटिव होगा अगर कोई साइन नहीं है। और एक और चीज़ होगी, ओहो रेजर किधर गया, एक और चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास सिंपल 5 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो 5.00 होता है। ठीक है, तो हम एज अ होल नंबर ही लेके चल रहे होते हैं उसको, क्योंकि ये जब मैथ के अंदर आते हैं तभी लिखना होता है। ये तो मैंने 100 के साथ डिवाइड किया। अगर मैं 10 के साथ डिवाइड करता तो पॉइंट एक दफ़ा शिफ्ट करना था, यानी सॉरी इस साइड नहीं करना 5.00। अगर मैं 10 के साथ इसको डिवाइड करता ना, तो ये पॉइंट एक टाइम इधर शिफ्ट करना था, ये हो जाना था 0.5। तो मैंने इसको अगर 100 के साथ डिवाइड करता तो ये हो जाना था 0.05। ठीक है, ये इस तरह हो जाना था, यानी पॉइंट एक और इधर आ जाना था, तो इधर 0 लगाना पड़ना था हमें, 0.05 ये चीज़ बन जानी थी। यानी 5 मैंने 100 के साथ डिवाइड किया। तो ये इसलिए 2 डिजिट जब आएंगे ना रेपिटेशन में, तो यानी अपना रैकरिंग के अंदर, तो तब हम जो है 100 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड से 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इक्वेशन 2 बन गई, एक हमारे पास एक 1 बन गई। ये किस तरह की है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पॉइंट 100 के साथ मल्टीप्लाई करने पर एक दफ़ा इधर आएगा, दूसरी दफ़ा इधर आएगा। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ इधर ही आना था। इस तरह ये शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 93.939393 अप टू सो ऑन। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देना है। 1 में से 2 को नहीं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी उसने इस तरह लिखा है कि 2 में से 1 को माइनस किया ना, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया बड़ी में से छोटी माइनस करोगे तो आसानी होगी आपके लिए, वरना नेगेटिव साइन आएगा तो एक और स्टेप में वो पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा दोनों साइड से ना, अगर आपने छोटी में से बड़ी को माइनस किया। आ गया 99x इक्वल टू 93। ये वाली ये किस तरह होता है ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये होगा 93 प्लस 0.9393 और प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास 93 आ गया। x इक्वल टू हो गया 93/99। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया और p/q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी बेसिकली हो रही है, तो मैं इसको इसलिए थोड़ा सा, यानी मैं कॉन्सेप्ट तो पूरा ही दे रहा हूँ आपको, बस थोड़ी स्पीड से बता रहा हूँ इधर। ये है जी हमारी आज की आखिरी एग्जाम्पल, और अगले लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल है, इसको भी हम अब देख लेते हैं। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। इंसर्ट मतलब बेसिकली वो फाइंड करना, हमें कह रहा है कि हम फाइंड करें 2 और 3 के दरमियान 2 रैशनल नंबर बताएं। ठीक है, तो 2 नहीं होते, वैसे तो अनगिनत होते हैं, यानी इन्फिनिट होते हैं। जिस तरह मैंने आपको रियल लाइन के ऊपर बताया था कि सिर्फ पॉजिटिव वाली मैं इधर ले गया 0 1 2, ये नंबर लाइन मैंने ली है इधर, रियल लाइन इसको बेसिकली कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसका जो ये वाला इंटरवल एक होता है ना, ये 2 से 3 का इंटरवल होगा, तो उसके अंदर इन्फिनिट मैनी नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसने 2 के 3 के दरमियान हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा है। इसके अंदर से ना कोई भी 2 हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं, वो जगह डिपेंड नहीं की, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि होते हैं इन्फिनिट मैनी। उसने हमें 2 फाइंड करने के लिए कहा है। बेसिकली इंसर्ट उसने कहा है, ताकि इंसर्ट हम इस तरह लिखें, फिर जो आए वो इसको इधर लिखें, दूसरे को इधर, फिर 3 इस तरह ना। देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 और वी हैव टू फाइंड एनी 2 ऑफ देम, यानी इन्फिनिट हैं
वो उसने बता दिया इधर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि इन्फिनिट होते हैं, लेकिन हमने फाइंड करने सिर्फ 2। सो ये फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। फॉर दिस फाइंड द एवरेज ऑफ 2 and 3 एज। जब भी आपने किसी भी नंबर्स की या किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी एक डाटा की एवरेज फाइंड करनी होती है ना, तो उसका तरीका यही होता है, जितनी एंटिटीज आप ले रहे हो ना, मैं इधर बता देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे फाइंड करके दो कि एवरेज स्टूडेंट की एवरेज अटेंडेंस क्या आने कर रही है ना, ठीक है, मैं कितना लंबा आपके लिए मैंने कॉन्सेप्ट कर दिया। लेट्स से एक दिन 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं क्लास में एक दिन। अच्छा, ये इन 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 चीज़ों के लिए भी चैप्टर आपका एक है स्टैट का है ना, ये काम हम उसके अंदर करेंगे। ये थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। पहले दिन आपके अंदर आते हैं क्लास के अंदर 22 स्टूडेंट्स, दूसरे दिन आते हैं 23, तीसरे दिन आते हैं 24, चौथे दिन आते हैं 21, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एवरेज फाइंड करो। एवरेज जब भी आपने जितनी एंटिटीज के दरमियान फाइंड करनी होती है ना, सिंपल उसका तरीका ये होता है कि जितनी वैल्यू है ना उनको आपने आपस में सम कर देना, यानी 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 21। लाजमी नहीं है कि डाटा हर बार वो एक ही उसमें सीध में आ रहा हो, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने को सम किया ना उतने टाइम्स यानी आपने उसको डिवाइड कर देना। यानी अगर मैंने 2 एंटिटीज के साथ सिर्फ 2 डाटा के साथ मैं सम करता तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करता, लेकिन मैंने इधर 4 डिफरेंट मैंने 4 एंट्रीज ली हैं, तो मैं उसको जितनी एंट्रीज लूंगा उतने के साथ ही उसको डिवाइड करना होता है। ये तरीका होता है जब भी दो के दरमियान एवरेज फाइंड करनी है, तो आपने उसको डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो एवरेज फाइंड करने का तरीका यही है, 2 + 3 कर दिया। अब हमने 2 और 3 की एवरेज फाइंड करनी थी ना, सो उसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही डिजिट थे इधर हमारे पास, तो हमारे पास जवाब आ गया 5/2। 5/2 वैसे तो होता है 0 नहीं 2.25, ओ सॉरी 2.5, ठीक है, ये करके देख लेना 2.5 होता है ना। तो 2.5 2 और 3 के दरमियान में ही लाया करेगा ना, तो एक तो हमने रैशनल नंबर फाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये डेसिमल में मैंने लिखा था ना 2, असल में तो ये 5/2 जो कि P/Q की फॉर्म में, जो कि रैशनल हमने फाइंड करना था, एक फाइंड कर लिया, अब एक रहता है वो उससे भी आसान। सो 5/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 वी विल अगेन फाइंड एवरेज ऑफ 5/2 and 3, ठीक है। मर्जी थी आपकी, चाहे 5/2 की एवरेज आप 2 के साथ फाइंड कर लो, या 5/2 की एवरेज आप 3 के साथ फाइंड कर लो, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। बुक वाले ने 3 के साथ सम किया, तो हम 3 के साथ इसको करते हैं। तो 5/2 + 3 एलसीएम लोगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, डिवीजन में 2, और उसकी भी डिवीजन में ये वाला 2 आ गया, ठीक है। ये तो 1 एंटिटीज थी, यानी पहली एंट्री थी, ये दूसरी थी, दूसरा डिजिट था, और उसको 2 थे तो दोनों को हमने, ये टोटली एक ही था ना, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो जाना, तो हमने दो थे तो दोनों को 2 के साथ डिवाइड कर दिया। फिर 5 + 6 को उसने ऐड किया तो आपके पास आ गया 11/2, और ये वाला 2 जो है, जब आपके पास 2 ब्रैकेट होते हैं तो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है बेसिकली। ये किस तरह होता है ये भी इधर मैं बता देता हूँ आपको। जिस तरह उधर था ना 11/2/2, ठीक है, तो 11/2 तो आपके पास एक ही वो था, डिजिट कह लो, ठीक है। तो ये 2 है, तो 2 के नीचे भी तो 1 मैं लिख सकता हूँ ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर नहीं है तो वो, यानी इस 2 के नीचे नहीं मैं 1 लिख सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 11 के नीचे है, तो इस 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। यानी कहने का मकसद ये 11/2 को डिवाइड कर रहा है 2/1, इधर लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है, तो इधर हम समझाने के लिए आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। सो डिवीजन आप करते आए हो पिछली क्लासों में, किस तरह करते हैं डिवीजन को, हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपका ये जो 2 है ये रेसिप्रोकल चेंज हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चले जाता है जब आप ये साइन चेंज करते हो ना इसके अंदर, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। सो ये इक्वल टू किसके हो गया 11/4। तो बेसिकली ये इस तरह हुआ है। अगर ये होता ना, लेट्स से ये इस तरह होता 11/2/2, यानी ये वाला डिजिट आपके पास आ रहा होता एक, और ये होता एक, तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, आप लिखते हैं 11 को डिवाइड कर रहा है 2/2। सो इसको सिंपली आप रेसिप्रोकल भी करोगे तो वो 2/2 ही आएगा, क्योंकि बटे में भी 2 ही है, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2/2, और सिंपली 11 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 22/2, ठीक है। 2 नहीं मुझे लेना चाहिए था, इधर मैं 3 ले लेता हूँ, क्योंकि 2 तो सिंपली इधर कैंसिल आउट होकर इक्वल टू 1 ही आ जाना था। सो ये कर लेते हैं 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, सो 22/3,
ठीक है, मैं इधर कैंसिल आउट करने वाला था, फिर आप लोगों ने कहना था तो ऊपर ही क्यों नहीं किया। अच्छा वो फजूल था 2/2 लेना, वो तो इक्वल टू 1 ही बनता है ना, तो इसको 3 कर लिया मैंने इसलिए 2/3, फिर मल्टीप्लाई किया तो अच्छा अब इधर चेंज होना है, मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3/2 और इक्वल टू हो गया 11 3 33/2। ये चीज़ बनती है अगर डिवीजन के अंदर वो एक एलिमेंट होता, लेकिन हमारे पास बुक के अंदर ऊपर आप देखो ना, ये ऊपर एक चीज़ थी इस तरह, फिर ये एक, फिर एक, तो इसलिए जो जिस तरह पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था उस तरह ये सॉल्व उसने किया, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे वाला 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किस तरह होगा ये मैं बता चुका हूँ। सो हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर 5/2 एंड 11/4, यानी 5/2 बनता है आपका 2.5 और 11/4 आपका बनता है 11/4 आपका बनता है 2.75। तो एक दफ़ा और इसको यहाँ पे ही आ जाते हैं, ये आपकी नंबर लाइन, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। सो 2.5 यहाँ कहीं आ जाएगा एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली नहीं हमें पता। 2.7 जो कि अब जो आया है ना 11/4 वो इक्वल टू बनता है 2.75, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, यानी 5/2 आया था ना, उसकी आप 2 के साथ भी एवरेज लेके निकाल सकते हो, तो 2 के साथ एवरेज लेके आप निकालते तो आपके पास आ जाता 4 और 9/2 एक तो आ जाता, और नीचे आ गया 2, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो आपके पास आ जाता 9/4, और 9/4 जो है वो मेरे ख्याल में बनता है 2.25, तो वो इधर कहीं आता है, यानी 2.5 से भी छोटी रकम थी तो वो इधर आ जाना था 2.25। तो बेसिकली दो हमने रैशनल नंबर फाइंड करने थे, तो 9/4 अब एक रैशनल नंबर है ना, तो ये उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था, तो ये हमने दो फाइंड कर दिए। मर्जी है आपकी, चाहे 2 के साथ करते चाहे 3 के साथ करते, तो जितना ये आसान आपके लिए हो सकता है मैंने कर दिया आपके लिए। ट्राई योर सेल्फ, यानी अब ये आपने खुद करना है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, यानी 2 रैशनल इरेशनल नंबर लेके तो उनकी आपने प्रोडक्ट निकालनी है। सो वो बताना है, जिस तरह ऊपर तो फिक्स है ना, उसने बता दिया था कि अगर आप रैशनल को इरेशनल के साथ प्लस करते हो तो भी आपके पास फाइनल जवाब इरेशनल ही आता है, लेकिन अगर आप रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना तो भी जवाब आपके पास इरेशनल ही आता है। प्रोडक्ट जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं, इधर मैं बुक के अंदर लिख देता हूँ, अपनी बुक के ऊपर इसको लिखना हो तो लिख लेना, यानी मल्टीप्लीकेशन एक तो साइन लिख लेना, ऊपर से पूरा लिख लेना मल्टीप्लीकेशन, आप सीधे तरीके से लिखना एक साथ ही, ये आगे बुक से आगे लिखा नहीं जाएगा ना तो वो नज़र नहीं आएगा आपको फिर, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई, तो यानी उसने कहा है कि अब आपने प्रोडक्ट बताना है दोनों, लेकिन इस पर दोनों इरेशनल नंबर होने चाहिए। अच्छा इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आता, यानी आपके पास रैशनल भी आ जाएगा इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, तो इसकी एक एक एग्जांपल मैं आपको इधर बता ही देता हूँ। प्रोडक्ट करनी है ना दो इरेशनल नंबर की, लेट्स से एक मैं लेता हूँ इरेशनल स्क्वायर रूट ऑफ 2, दूसरा भी मैं यही ले लेता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब मेरे पास आ जाएगा 2, और 2 एक है रैशनल नंबर, रैशनल को हम क्यू से शो करते हैं, तो मैं सेट का वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर एक और जगह मैं ले लेता हूँ 2 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 3। ये स्क्वायर रूट की आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा, यानी जो जो सेम स्क्वायर रूट के अंदर एलिमेंट होते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो आपस में भी मल्टीप्लाई होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है वो है एक इरेशनल नंबर, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एग्जैक्टली जवाब क्या आता है, यानी वो रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, और यानी दो डिफरेंट को मल्टीप्लाई करने पर भी रैशनल नंबर हमें मिल सकता है। जैसे अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ तो ये हो जाएगा 8 to the 16, अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी 4 × 4 होता है 16, तो जब 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास जवाब 4 आएगा। एक ही बात को मैंने 3 दफ़ा कह दिया। अच्छा सो ये चीज़, यानी मैंने डिफरेंट को इस बार मल्टीप्लाई किया लेकिन फिर भी मेरे पास रैशनल आया, सेम को करूँगा तो भी रैशनल आया था जिस तरह इधर है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल लेके आप खुद करके देख लेना, जिस तरह ऊपर उसने हमें बता दिया था कि एडिशन और इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इरेशनल नंबर ही आता है, लेकिन एक था रैशनल दूसरा था इरेशनल, ठीक है। सो आगे के लेक्चर के लिए मेरे ख्याल है काफ़ी लंबा ये लेक्चर हो गया है। सो अगले लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम इंशाल्लाह करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से। सो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।